हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम सेमेस्टर के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। सब्जेक्ट रहेगा आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये आपका सेकेंड पेपर होता है, ठीक है। इससे पहले का जो फर्स्ट पेपर है बाल विकास का, उसका प्रैक्टिस सेट हम आपको इसी चैनल पर दे चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। तो तुरंत चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दिए गए हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के दो मॉडल पेपर भी दे दिए गए हैं। तो मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट भी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए सारी क्लासेस को। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दो, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। हमने यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको भी लिंक इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपको पता चल सके कि रियल में क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। तो ये 2023 की परीक्षा का यहाँ पर जो प्रश्न है वो हमने यहाँ पर लिया है। पहला प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है, किससे होता है? विषय वस्तु से होता है, शिक्षक के ज्ञान से होता है, अश्रृंखलाबद्धता से होता है, या पूर्व ज्ञान से होता है? तो आपको पता ही होगा प्रस्तावना प्रश्न का जो संबंध होता है वो पूर्व ज्ञान से होता है, ठीक है। बच्चे ने पहले क्या सीखा है उसका यहाँ पर जानकारी लेने के लिए प्रस्तावना कौशल का यूज़ किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो आपको बताने की क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है ये शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। इसके साथ ही ये जो पीडीएफ फाइल देख पा रहे हैं आप प्रैक्टिस सेट की, ये आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपका, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो उद्देश्य वो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालक के हर क्षेत्र में विकास करना, बालकों के सर्वांगीण विकास करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है वो सबसे अधिक उपयोगी है। और ये जो क्वेश्चन ये 2018 की परीक्षा में आ चुका है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रखे हैं, ताकि आपको रियल में दिख सके कि प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में आपको किस तरह का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अधिक उपयोगी है किसमें? विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में, इतिहास में। तो बताना आपको कि जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स विधि होती हैं ये विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होती हैं, ठीक है। विज्ञान शिक्षण में, ठीक है। किसमें? विज्ञान शिक्षण में। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, समय अवधि का, या फिर परीक्षा का, ठीक है। तो शिक्षण यानी कि पढ़ाते समय, टीचिंग करते समय आपको किसका ध्यान रखना होगा? तो टीचिंग करते समय आपको जो ध्यान रखना है वो बच्चों की रुचि, यानी कि बच्चे किस में रुचि ले रहे हैं, किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरह की चीज़ों में, और बच्चों के मानसिक स्तर का, उनका मानसिक स्तर किस तरह का, उसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसके साथ प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा? ठीक है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि सही वाला शिक्षण सूत्र कौन सा, ठीक है। जो सही शिक्षण सूत्र है इसमें से 3 जो शिक्षण सूत्र हैं वो गलत नहीं लिखे हुए, ठीक है, लेकिन जो सही वाला शिक्षण सूत्र है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो अंश से पूर्ण की ओर ये नहीं होता है, बल्कि होता है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र आपका गलत है। इसके बाद दूसरा है ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता, बल्कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। कैसे होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह से होता है। तो ये भी गलत है लिखा हुआ। और 30 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डी वाला लिखा हुआ कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो ये भी नहीं होता है, ये होता है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। किससे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। तो ये भी आपका गलत लिखा हुआ। बचा हुआ आपका तीसरा वाला ऑप्शन सी, तो यही बिल्कुल राइट है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र आपका होता है, जो कि सही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है ये यहाँ पर आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जो है वो है समझना, जानना, चिंतन करना, ये सारे के सारे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जो समयबद्धता है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित
नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ठीक है, ऐसी सामग्री जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर से भी लिया गया है। ठीक है, ये भी 2018 के प्रश्न पत्र से आपका ये प्रश्न उठाया गया है। तो आप देख सकते होंगे इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, और ये प्रश्न पत्र में जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। टेलीविजन में आप देख भी सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं, जो भी बातचीत होती है टेलीविज़न के अंदर। इसके अलावा हो गया आपका रेडियो। ठीक है, इससे आप केवल सुन सकते हैं, केवल स्रोत सुन सकते हैं कि ये श्रव्य सामग्री है। इसके अलावा बात करें चलचित्र, तो चलचित्र में भी आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये भी श्रव्य दृश्य सामग्री है। इसके अलावा कंप्यूटर में भी आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये भी श्रव्य दृश्य सामग्री है। केवल रेडियो ही है जिससे आप केवल सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, देखने के नाम पर इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कहीं कोई वीडियो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इसमें वीडियो आपको देखने के लिए मिले और ऑडियो भी सुनने के लिए, वो श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ऑडियो और वीडियो जिसमें दोनों हो, ठीक हो, क्या हो, उसमें ऑडियो भी हो यानी कि आवाज़ भी आती हो, प्लस उसमें वीडियो भी हो। ठीक है, प्लस वीडियो भी हो, तो यही आपका श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। और जिसमें केवल ऑडियो सुनाई दे आपको, वो आपकी केवल श्रव्य सामग्री होगी, केवल श्रव्य सामग्री होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना बढ़ रहा है। अपने अगले प्रश्न की ओर क्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, इसकी यहाँ पूछा गया कि 10 उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य सा नियम या सिद्धांत बना देना कौन सा शिक्षण सूत्र है। तो ये जो शिक्षण सूत्र होगा वो होगा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। कैसा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण क्या है। टीचिंग, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसी का कथन है, किस शिक्षा शास्त्री का ये कथन है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 2022 की परीक्षा में भी आया और फिर 23 की परीक्षा में भी आया, मतलब क्वेश्चन पेपर में लगातार ये प्रश्न पत्र रिपीट हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क्स कीजिए कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। और ये कथन किसका, ये यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस शिक्षा शास्त्री ने ऐसा बोल दिया आपसे। क्या जॉन डीवी ने, क्या रेमंड ने, क्या एडम्स ने, क्या फिर एंडरसन ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा जॉन डीवी। क्या होगा? जॉन डीवी ने ऐसा कहा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि पावलोव ने अपना जो प्रयोग है वो किस जानवर पर किया था। पावलोव, ठीक है, आप जब काफ़ी परिचित होंगे इनसे। पावलोव ने अपना जो यहाँ पर प्रयोग किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो हिरन पर किया था, भालू पर किया था, कुत्ते पर किया था या चूहे पर किया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ते पर। ठीक है, पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, ये आपको रख लेना है ध्यान। प्रश्न संख्या 12 है, थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम दिए हैं, मुख्य रूप से सीखने के कितने नियम दिए हैं। तो इन्होंने तो टोटल 3 नियम दिए हैं, आपको रखना है ध्यान। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, जो वर्तमान समय शिक्षा चल रही है, हमारी एजुकेशन है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो विद्यालय है, शिक्षक है, या फिर प्रशासन है, या फिर बालक है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो बालक को ध्यान में रखकर दी जाती है, यानी कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा है आज की वर्तमान समय की। तो इस समय वर्तमान शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो हो जाएगा आपका बालक। क्या? बालक। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है आपका। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीखने में सहज संबंध को किसने बताया। सीखने में सहज जो संबंध होते हैं उनको किसने उजागर किया, किसने बताया? क्या पावलोव ने, क्या अरस्तू ने, क्या कोहलर ने, या फिर उपयुक्त में से कोई है नहीं इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव ने। किसने बताया सीखने में सहज संबंध को? किसने बताया? पावलोव ने। ठीक है, तो आप रखेंगे याद, सीखने में जो सहज संबंध रहे वो पावलोव ने बताया। प्रश्न संख्या 15 पर शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 21A की बात यहाँ पर की जा रही है। आर्टिकल 21A में, ठीक है, कि यहाँ पर किन लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितनी एज से कितनी एज तक के
बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का जो प्रावधान है वो संविधान में किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्या 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्या 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फिर 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो आपको क्लास बता दें, क्लास 1 to 8 तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का में, ठीक है, 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक प्रत्येक बच्चों को फ्री एजुकेशन ग्रहण करने का अधिकार है, और वो भी निःशुल्क, और ये यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रथम क्लास में जब एडमिशन होता है तो बच्चे की एज कम से कम 6 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 8वीं वर्ष तक आने में उसे 14 वर्ष की उसकी जो एज है वो हो जाती है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपकी आंसर की आ गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए। इस मॉडल पेपर, इस आपके प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, चैनल पर जाकर तो चेक कीजिए। आप सभी मॉडल पेपर दे दिए हमने, ठीक है, 2-2 मॉडल पेपर दे दिए, अभी और भी मॉडल पेपर देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिस का सेट आपको सॉल्व कराया जा रहा है, और उससे पहले मॉडल पेपर भी दिए गए थे। अब प्रैक्टिस सेट के बाद एक बार फिर आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, तो परीक्षा तक धमाकेदार तरीके से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से इस प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने हर फ्रेंड्स, हर भाई बहन के साथ, ताकि सभी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें और यहाँ पर लगातार आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल रही हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद